कर लेंगे। 23 जो जनवरी है यहाँ पर ये इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, क्योंकि 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहां पर हुआ था, क्या आप लोगों को पता है? कटक उड़ीसा के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये काफी इंपोर्टेंट है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, कई सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। तो कहां पर इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था कटक उड़ीसा के अंदर में, ठीक है। अभी बात करेंगे यहाँ पर इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा। अगर बात करें तो आप लोगों को याद होगा, जब भी इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यहाँ पर आजाद हिंद फौज के बारे में आप लोग याद करते हैं, ठीक है। आईएनए जिसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा। तो हमारी कंट्री में जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसने काफी बड़ा रोल प्ले किया था। और यहाँ पर इन्होंने के द्वारा ही ये नारा लगाया गया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहाँ पर अगर बात करें, इनकी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ी होगी। चार चीजें, ओके। तो सबसे पहले जो पराक्रम था मैं आप लोग गिनवाने स्टार्ट करता हूं, आप लोग नोट डाउन करते चलना। पराक्रम सुभाष चंद्र बोस जी के सबसे पहला पराक्रम तो यही है जिसके लिए आप सब लोग लगे हुए। 1919 में इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है आईसीएस, वो इनके द्वारा क्रैक किया गया था। और इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह कि क्रैक करने के बाद में छोड़ भी दिया था, यानी कि रेजिग्नेशन भी दे दिया था, क्योंकि इनको लगा कि अंग्रेजों की गुलामी करने का कोई मतलब नहीं है, अपने देश को आजाद कराना है। और इनके जो थॉट थे वो बड़े ही क्लियर थे स्टार्टिंग से ही, यानी कि अपने देश को आजाद कराना है। तो यहां पर जब आजादी की बात आती थी तो ये हमेशा कंप्लीट आजादी के बारे में बात करते थे, यानी कि पूर्ण एक स्वराज्य के बारे में बात करते थे, कंप्लीट फ्रीडम के बारे में बात करते थे। ये कभी भी ऐसे नहीं कि चलो डोमिनियन स्टेटस ले लेते हैं। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या था कि हाँ चलो भाई साहब कुछ पावर हमको भी दे दो और बाकी का कुछ जो मेजर पावर है वो एक तरीके से यहां पर अंग्रेजों के हाथ में रहे, या पावर भी न रहे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब यह कि कम से कम उनका नाम तो यूज किया जाए अंग्रेजों का, ठीक है, कि हाँ हम लोग उनकी महारानी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं यहां पर बैठकर, जैसे ऑस्ट्रेलिया में नहीं कर रहे अब तक। ऑस्ट्रेलिया में जो उनकी महारानी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। हम लोग उनकी महारानी का बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करें यार? हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी का, महात्मा गांधी जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, भीमराव अंबेडकर जी का। तो इनके बर्थडे हम लोगों को सेलिब्रेट करने हैं, तो इसलिए हम लोगों ने जो है कंप्लीट आजादी की बात की। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर थॉट के ऊपर इनकी कईयों के साथ में बनती नहीं थी, क्योंकि इस टाइम पर सिचुएशन ऐसी थी। आप लोग सोचिए 1919 में हम लोग कंप्लीट आजादी के बारे में बात करने लगे, तो ये वास्तव में ही बहुत बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अगर कोई आप लोगों से पूछ रहे हो, और ऐसे क्वेश्चन कई बार बन भी जाते हैं कि यहाँ पर किससे इन्फ्लुएंस थे, तो विवेकानंद जी की जो टीचिंग थी, यानी कि विवेकानंद जी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे यहाँ पर ये। और इसीलिए यहाँ पर अपना एक तरीके से मेंटर भी उनको मानते थे, ठीक है, उनको स्पिरिचुअल गुरु तो यहाँ पर ये मानते थे, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो पॉलिटिकल जो मेंटर थे, इनके पॉलिटिकल जो गुरु थे वो थे चित्तरंजन दास। तो ये दो इंपॉर्टेंट ऐसे नाम है जो एग्जाम में आप लोगों से कई बार पूछे जा सकते हैं। देखिए जिंदगी में ना अगर कुछ भी आप लोग अचीव करना चाहते हैं तो किसी न किसी के गाइडेंस में आप लोगों को काम करना पड़ेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन है, नहीं कि इसको हम लोग अपना गुरु मान लेते हैं। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु के बारे में जरूर बताइए, आप लोग देखिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। उन्होंने जिनको एक अंडरस्टैंडिंग दी उनको चीजों को समझने की। तो आप भी किसी न किसी को इस तरीके से अपनी लाइफ में एक मेंटोर मान सकते हैं, जिससे आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग मिले चीजों को समझने की, अपनी लाइफ को समझने की, अपने कैरियर को समझने की, या कोई भी ऐसी चीज जो आप लोगों को लगता है यार हाँ ये चीज मुझे पता होनी चाहिए और इस चीज के ऊपर मुझे काम करना चाहिए। तो इसके चलते यहाँ पर इनका एसोसिएशन जो था वो कांग्रेस के साथ हुआ। क्यों? क्योंकि आईएएस तो इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया, लगा कि यार कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का। और इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को पता है इनके एग्जाम के बारे में, एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे हुए थे तो इनको पेपर जब दिया गया तो ये माना जाता है कि इनके द्वारा पूरे पेपर में बस एक ही शब्द लिखा गया ऐसी कई सारी कहावतें बेसिकली प्रचलित हैं कि यहाँ पर एक ही सेंटेंस ने पूरे अंग्रेजी सिस्टम को हिलाकर रख दिया। उसमें पूछा गया था कि एक तरीके से अगर रूल करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, यानी कि एक सिस्टम होना चाहिए जिस तरीके से जो रूल किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, तो अंग्रेज रूल कैसे कर रहे हैं। तो पूरे पेपर में इनके द्वारा बोला गया कि जब लास्ट की 5 मिनट बच जाएं तब मुझे उठा देना, ठीक है। मतलब पूरे टाइम में शांति में लेट रहे हैं, क्योंकि देखिए थॉट क्लियर होते हैं ना जब इंसान को पता होता है। मैंने आप लोगों को बोल दिया कि पॉलिटी है, आप लोगों को लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। इसके साथ में अपने करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई कि हाँ ये चीजें करके चलनी है। अब कोई कुछ भी बोलता रहे कि हाँ सुभाष कश्यप पढ़ लो यार, ये कर लो, वो वाली मैगजीन कर लो, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों को पॉलिटी की लक्ष्मीकांत उठा लेनी है, करंट अफेयर कवर करना है और पुराने क्वेश्चन पेपर देख लेने हैं, चाहे मेंस के हो चाहे प्रीलिम्स के हो। तो आप लोग कभी भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। पर लेकिन दिक्कत किसको है? उस इंसान का जो उछलता घूमता रहता है, किसी ने कहा यार वो तो ये बता रहा है। और ये सारे वो होते हैं जो नहीं नया नया प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग रियलिटी में एक बार चीजों को समझ जाओगे ना, अच्छा ये सिलेबस है, ये पुराने क्वेश्चन पेपर है और ये स्टैंडर्ड किताबें हैं, आप लोग किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज की भी, आप लोग आसानी से गाइड होते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी सिलेबस आप लोगों के सामने रख रखा है, पहली बात। दूसरा, ऑलरेडी पुराने क्वेश्चन पेपर है जिससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जाम पेपर में एग्जाम क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो वो थॉट क्लियर थे। तो इनके बात करें अगर सुभाष चंद्र बोस जी को, अपने पुराने क्वेश्चन पेपर और यूपीएससी का सिलेबस पूरा क्लियर था, तो इनको पता था क्या क्या करना है। तो जब यहाँ पर
क्वेश्चन पूछे गए तो इनके द्वारा लिखा गया एक लाइन लिखी गई और उस लाइन में क्या था, उसमें बेसिकली उसमें था कि रूल करने का सबसे आसान तरीका है कि फूट डालो और शासन करो, और ये हर जगह इंप्लीमेंट होता है। आप लोग अगर बात करें आज के दिन में यारी दोस्ती में भी आप लोगों ने देखा होगा कोई ना कोई किसी न किसी की लड़ाई लगवाते रहते हैं। घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि दो लड़ते रहेंगे तो इस तरीके से काम चलता रहेगा, किसी के घर को बर्बाद करने के लिए लोग कई बार ऐसा काम करते हो आप लोगों को नजर आते हैं। तो फूट डालो शासन करो वाली नीति बहुत पुराने समय से प्रचलित होती आती है। इवन राजा और रजवाड़ों के टाइम पर भी ये काम काफी ज्यादा हुआ करते थे, एक दूसरे को लड़ा दो, तो यहां पर वो चीजें देखने को मिलती थी। तो इन्होंने क्लियर तो कर दिया एग्जाम दिखाने के लिए अंग्रेजों के कि हाँ अपुन भी ये क्लियर कर सकता है, ठीक है। तो इनके द्वारा बोला गया सुभाष चंद्र बोस अपुन झुकेगा नहीं, ठीक है। उन्हें पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं तो इनके द्वारा वही बातें बोलेगी कि अपुन झुकेगा नहीं, और इनके द्वारा उसको क्लियर करने के बाद में छोड़ दिया गया। इसी के साथ में पूरा इनके द्वारा अपोज किया गया। आगे चलकर मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें बोला गया था कि डोमिनियन स्टेटस चाहिए, कि पूर्ण स्वराज्य नहीं डोमिनियन स्टेटस से ही काम चला लेंगे, पहले डोमिनियन स्टेटस ले लेते हैं उसके बाद में पूर्ण स्वराज्य की मांग कर लेंगे। इनके द्वारा साफ साफ मना कर दिया, बोला कि पूरा स्वराज्य चाहिए, फिर से वही बोला कि अपुन झुकेगा नहीं, ठीक है। तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिली और पूरे अच्छे से पार्टिसिपेट किया गया इनके द्वारा सोल्ट सत्याग्रह के अंदर में, जो कि यहाँ पर गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में इनके द्वारा पूरा अच्छे से पार्टिसिपेट किया गया, ठीक है। उसी के साथ में यहाँ पर इसके साथ में यहाँ पर इनके द्वारा अपोज किया गया कई जगह पर, जैसे कि गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बात करते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर सोल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया पर सिविल डिसोबीडिएंट में इनके द्वारा चीजों को अपोज किया गया। गांधी जी इरविन पैक्ट जो था उसको यहाँ पर इनके द्वारा साफ साफ मना किया गया, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे मुद्दे थे यहाँ पर, जैसे कि कई सारे लोग थे जिनको बोला गया था अच्छा इनको भी छोड़ना है, पर उनको नहीं छोड़ा गया। तो सारे इश्यूज यहाँ पर चलते हैं पास्ट में, ठीक है। फिर आगे चलकर इनका मतभेद तो था ही, जैसे कि अगर बात करें कई सारे लीडर्स के साथ में, क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम स्टेप उठाने वाले इंसान थे। अब एक्सट्रीम स्टेप हो गए ना कि इंडियन सिविल सर्विसेज यहाँ पर ज्वाइन किया, उसके बाद में छोड़ दिया, तो आसान काम तो है नहीं है। एक तरीके से आज के डेट में कोई बोलकर देख लो तो नहीं रोने पड़ जाएंगे, भाई साहब क्या हो गया, मातम हो जाएगा घर में सारा एकदम कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसे ले देकर तो क्लियर किया था। तो वो बहुत बड़े स्टेप होते हैं यार, ये ऐसे स्टेप ना एक नॉर्मल इंसान नहीं उठा पाता है। तो कोई थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान होगा ना जिसको पता है कि इससे बड़ा कुछ करना है, तो वही ये काम कर पाएगा। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये स्टेप उठाया गया बड़ी आसानी से। अगर बात करें यहाँ पर एक काफी बड़ा एक मुद्दा यहाँ पर निकल कर आया, ये आया था जब हरिपुर सेशन हुआ 1938 में। हरिपुर सेशन हुआ यहाँ पर जो कि इनके द्वारा जीता गया। उसके बाद में जब नेक्स्ट सेशन होने लगा त्रिपुरी, ठीक है, उसमें भी फिर से यहाँ पर ये प्रेसिडेंट के तौर पर उठ गए। तो उसके अगेन जब यहाँ पर ये सेशन हुआ त्रिपुरी में, तो उस टाइम पर क्या हुआ, ये लगने लगा कि अगर ये यहाँ पर लीडर बने रहे कांग्रेस के तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एरिया में लेकर चले जाएंगे। तो ये लगा यार क्या करना है फिर इसका, तो भाई साहब गांधी जी के द्वारा इनके खिलाफ में पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि कई सारे लीडर को बोला गया खड़ा करने के लिए, तो वे बोले कि हमारा करियर खराब हो जाएगा, इस इंसान के सामने खड़ा नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि ओरा ही ऐसा था यार सुभाष चंद्र बोस जी का, तो उनके सामने कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो फिर ले देकर एक ऐसा इंसान खड़ा किया गया गांधी जी के द्वारा, जो कि गांधी जी के बहुत ही एक तगड़े फॉलोवर थे, पट्टाभी सीतारामैया, पर ये हार गए। तो इसलिए यहाँ पर माना जाता है कि पट्टाभी सीतारामैया की जो हार है वो गांधी जी के द्वारा अपने सर ली गई थी कि हाँ मैं हारा हूं, ये मेरी हार है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली। कई सारे डिफरेंसेस थे यहाँ पर थॉट में। गांधी जी चाहते थे कि काम को आराम से लेकर चला जाए, और बोस जी चाहते थे कि डंडे से काम चलेगा, आराम से काम नहीं चलेगा। तो जो गांधी जी लाठी लेकर घुमा करते थे हाथों में सहारा लेने के लिए, सुभाष चंद्र बोस जी बोलते थे सहारा नहीं लेना है, इसको इस्तेमाल करो और इनको भगाओ अंग्रेजों को यहाँ से, ठीक है। तो ये बातें थी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया रिसेंटली, जब सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा रेजिग्नेशन दे दिया गया और कांग्रेस को छोड़ दिया गया जो डिफरेंसेस की वजह से, तो यहां पर कौन थे पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जिनको अपॉइंट किया गया इनकी जगह एज ए प्रेसिडेंट? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद साहब थे यहाँ पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। और इसी के साथ में त्रिपुरी सेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पट्टाभी सीतारामैया वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन जाता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले आते हैं। और ये तो ऐसा क्वेश्चन है एवरग्रीन, आप लोगों ने कई बार देखा होगा फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में जब आप लोग बात करते हैं, इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया, अपना खुद का एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी ताकि इनको एक सपोर्ट मिल सके बंगाल के अंदर में, और इनको काफी अच्छी सपोर्ट भी मिली। तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अभी यहां पर हम लोग इनका बर्थडे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो 125th इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस के अंदर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और इवन आप लोगों से इंटरव्यू के भी अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हिस्ट्री जो है वो आप लोग का ऑप्शनल वगैरह है, वैसे भी लीडर्स के बारे में पूछ ले जाते हैं कई बार क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। तो याद रखिएगा 23 जनवरी इनका जो जन्म हुआ था वो 1897 में हुआ था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यानी कि पूरे 125 साल अब यहाँ पर इनको पूरे होने जा रहे हैं। और जन्म हुआ था इनका उड़ीसा के अंदर में, कटक में। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। और अगर सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें और इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में नया पढ़ा जाए, तो फिर यहाँ पर इनका जो इंट्रोडक्शन है वो अधूरा रह जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बोला ना कि पराक्रम दिवस क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो एक ये भी पराक्रम का काम आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं होती है।
एक विदेशों में जाकर एक ऐसी फौज तैयार करना और अपने देश में आना उसको लड़ाई करने के लिए, तो ये भी एक वास्तव में बहुत बड़ी बात यहां पर देखने को मिलती है। बात ये आप लोगों को पता है, आप लोगों ने मूवी देखी होगी, अगर मूवी नहीं देखी है तो मूवी देखिएगा इनके ऊपर है, गांधी जी के ऊपर है, जो अंबेडकर जी के ऊपर है, मूवी जरूर देखा करो यार। इस तरह के लीडर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी जो कि एक नॉर्मल इंसान में देखने को नहीं मिलती है। ये जापान पहुंचे, ये जापान बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से जापान गए, इसी के साथ में यहाँ पर जर्मनी गए, कई जगह इनके द्वारा विजिट किया गया, ठीक है। तो जापानीज कंट्रोल सिंगापुर में जब यहाँ पर पहुंचे, ठीक है, जर्मनी से, तो यहाँ पर 1943 में इशू किया गया इनके द्वारा दिल्ली चलो, यानी कि एक तरीके से हम लोग को आजादी लेनी है और दिल्ली चलो और आजाद हिंद गवर्नमेंट इनके द्वारा बनाई गई। और इसी के साथ में इंडियन नेशनल आर्मी जो थी उसको आगे लेकर चला गया 21 अक्टूबर 1943 में। कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडियन नेशनल जो आर्मी है आईएनए वो इनके द्वारा बनाई गई थी, नहीं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इनके द्वारा आईएनए नहीं बनाई गई थी, आईएनए बनाई गई थी मोहन सिंह के द्वारा, ठीक है। फिर इनके हाथ में उसकी बागडोर सौंप दी थी और इनके द्वारा फिर उसको आगे लेकर चला गया था। जापानीज जो मेजर थे, इनका नाम भी आप लोग याद रखते हैं, इवाइची यहां पर फिजुआरा, ठीक है। तो इनके द्वारा जो हमारी कंट्री के बहुत सारे लोग थे जापान के द्वारा पकड़े गए थे। कहां से? एक तो था यहाँ पर मलयान यानी कि मलेशिया जिसको आप लोग बोलते हैं, और सिंगापुर से। जब यहाँ पर अंग्रेज रूल किया करते थे तो हमारी कंट्री के बहुत सारे सोल्जर्स उनके द्वारा पकड़ लिए गए थे। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री के जो सोल्जर्स थे वो अंग्रेजों के सोल्जर्स थे एक तरीके से, क्योंकि अंग्रेजों की आर्मी में वो लड़ा करते थे, तो उनको जापानीज आर्मी ने पकड़ लिया था मलेशिया से और सिंगापुर से। तो यहां पर सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी जो है सामदान दंड भेद लगाए और वो सारे जो भी यहां पर प्रिजनर थे उनको यहां पर छुड़ाया गया और उनको अपनी आर्मी बनाया, अपनी आर्मी में लेकर चले, ठीक है। तो जो भी इंडियन आर्मी के, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो कैप्चर्ड जापान के द्वारा जो यहां पर प्रिजनर थे, तो उनको इनके द्वारा लिया गया और यहां पर फिर उनको अपनी आर्मी तैयार की गई। तो आईएनए जो है इंडियन जो नेशनल आर्मी है यहाँ पर, वो बहुत इंडियन प्रिजनर भी थे, इसमें कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और सिविलियन भी थे जो कि इनके द्वारा तैयार किए गए वहां पर। तो उसकी लगभग समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर 50,000 के करीब एक आर्मी इनके द्वारा तैयार कर ली गई। 50,000 के करीब लोग थे उस आर्मी में। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग, बाहर में विदेश में जाकर अपने लोगों को इकट्ठा कर एक आर्मी खड़ी कर देना तो है नहीं पराक्रम का काम, आप लोग बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में 1944 में इंडियन बॉर्डर इम्फाल बर्मा तक यहां पर ये पहुंच गए थे, नॉर्थ ईस्ट में लड़ते लड़ते। आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पराक्रम यहां पर इनके द्वारा किया गया। इसी के साथ में 1945 में जो यहां पर जो इनके जो आर्मी है उनका एक तरीके से ट्रायल भी किया गया, नहीं, एक तरीके से जो इनके लीडर थे उनको पकड़ा भी गया। सुभाष चंद्र बोस तो नहीं किसी के पकड़े में आए। तो यहां पर बात करें तो इनके जो लीडर्स थे, ठीक है, तो यहां पर ट्रायल चला जैसे यहां पर चीजें, तो पूरी कंट्री में यहां पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ। आगे चलकर चीजें जो थी वो थोड़ा नॉर्मल हुई, पर लेकिन काफी लार्ज स्केल पर इनके द्वारा जो भी काम किए गए वो सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो पराक्रम दिवस के तौर पर इतना तो जानना बनता है। अब समझ